तो हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? Yes, sir. Spectral series of hydrogen atom. स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। ओके ओके, ठीक है, यानी कि एटम के लास्ट टॉपिक पे थे। ओके ठीक है। तो मैंने आपको जो 3-4 सीरीज है उसके बारे में Yes, sir. बताया, Last topic. और नाम याद होगा? नाम बताइए, कौन कौन से सीरीज थे, जल्दी फटाफट बताइए नाम। Lyman, फर्स्ट वाज लीमन सीरीज, सेकंड वाज बार्मर सीरीज, Balmer, Paston, थर्ड वाज पैशन सीरीज, Brackett or Funt. एंड नेक्स्ट वाज ब्रैकेट सीरीज, एंड लास्ट वाज फंड सीरीज, Funt series. है ना? सबके Yes, अंदर आपको क्या बोलते हैं कि वेव नंबर का फॉर्मूला भी याद होगा आपको, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, lambda R. इस केस में n की वैल्यू 1 होती थी, n1 की वैल्यू, सॉरी, इस केस में n1 की वैल्यू 2 होती है, इस केस में n1 की वैल्यू 3 होती है, इस 3 केस में N1 n1 की 4 वैल्यू N1 4 5. होती है, इस केस में n1 की वैल्यू 5 होती है ना? याद है ये सब? ठीक है। तो r इंटू 1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब n2 की वैल्यू क्या होगी? वो डिपेंड करेगा कि किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया है ना? n2 कैन बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 का हो, n2 स्क्वायर। और इस केस में n2 जो है वो हो सकता है 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, एंड इस केस में n की वैल्यू होती है 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस केस में क्या होता है? r इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, एंड इस केस में n2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 5, 6, 7 एंड सो ऑन, 6, 7 एंड सो ऑन। और इस केस में r इंटू 1/5 स्क्वायर 5 माइनस square minus स्क्वायर, एंड इस केस में n2 square की वैल्यू होती है 6, 7, 8 एंड सो 8. ऑन, है? ये आपको याद है। मैंने क्वेश्चन भी करवाया था अल्फा पार्टिकल वाला, क्वेश्चन करवाया था, नहीं करवाया था? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करो, बहुत आसान क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है। यहाँ पे नहीं कर. क्वेश्चन ये है कि व्हेन is H alpha line in the emission spectrum of hydrogen atom obtained. Hydrogen atom obtained. Hydrogen atom obtained. Calculate the frequency of the photon. Frequency of the photon emitted during this transition. Emitted during this transition. ठीक है, H अल्फा। अब यहाँ से आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि N1 की वैल्यू क्या होगी, और N1 की वैल्यू अगर आपको पता चल गया तो N2 की वैल्यू मालूम पड़ सकता है ना? When is H alpha line in the emission spectrum of hydrogen atom obtained, and calculate the frequency of the photon emitted during this transition. देखो H alpha, like alpha particle, in this case N1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, हाइड्रोजन. और जब N1 की वैल्यू Balmer सीरीज एग्जैक्टली, जब N1 की वैल्यू 2 होगी तो डेफिनेटली N2 की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है एंड सो ऑन, है ना? Yes. हाँ एग्जैक्टली।
ठीक है. ठीक So basically this is the case of Balmer series. और यहाँ पे N2 की वैल्यू 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ठीक है, है कोई सर. दिक्कत नहीं है. नो सर. तो यहाँ से वेव नंबर क्या निकलेगा 1 अपॉन लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर. ये तो होगा. लैम्डा यहाँ पे क्या था, वेवलेंथ था. यस सर. और r क्या है, बोलो बोलो. रेडबर्ग कांस्टेंट Rydberg. भूल गई. No sir. 1.09. गुलमर्ग रेडबर्ग मैंने याद करवाया था ना. Yes sir. हाँ, 2 pi क्रिएट कर. square. वैल्यू क्या थी इसकी, बोलो. r इक्वल टू 1.0973 10 to the power 7. 7. ठीक है, यूनिट बोलो. ठीक है सर. मीटर इनवर्स. है ना. 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू मीटर इनवर्स में आएगी डेफिनेट. सर. ओके ओके. अब देखो, अगर 1 अपॉन लैम्डा, ये जो वैल्यू निकलेगा किसका होगा वैल्यू, 1 अपॉन लैम्डा क्या वैल्यू होगा, r इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर. ये जो वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू होगी, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू होगी. ठीक है. यस सर. ओके. अगर लैम्डा आपको मैक्सिमम चाहिए, अगर लैम्डा आपको फ्रीक्वेंसी आपको मैक्सिमम चाहिए. फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है 1 अपॉन लैम्डा, है ना. तो अगर आपको ये चाहिए मैक्सिमम तो डेफिनेटली लैम्डा चाहिए मिनिमम, है ना. लैम्डा मिनिमम होगा. लेकिन ये जो नंबर है ये 1 अपॉन लैम्डा ये होना चाहिए मैक्सिमम. नहीं समझ में आया, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं. चलो मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ. देखो देखो देखो, वेव नंबर इक्वल टू क्या 1 अपॉन लैम्डा, है ना. और 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, r इंटू 1 अपॉन यहाँ पे है 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, है ना बेटा. r तो कांस्टेंट है, ये चेंज तो होगा नहीं, है ना. yes. तो आ ही चुका है हमारे पास, यानी कि n2 इज लायबल टू चेंज. yes. यहाँ पे n2 चेंज होगा. ठीक है. अगर मुझे 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, देखो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन. हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए. और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है हमें पता है. देखो हमें पता है कि दैट स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू द c अपॉन लैम्डा. yes sir. है ना. ये मैंने क्या किया, सॉरी. स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू होता है लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी ना, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये होता है स्पीड और ये होता है वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी. स्पीड की जगह चाहो तुम c भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है. अब यहाँ से तुम न्यू निकालोगे बेटा तो क्या होगा, c अपॉन लैम्डा. ओके. अगर आपको फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चाहिए तो वेवलेंथ मिनिमम चाहिए. हाँ, अगर आपको फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चाहिए तो वेवलेंथ आपका मिनिमम होना चाहिए. ठीक है. जब वेव नंबर निकालते हैं तो 1 अपॉन लैम्डा निकालते हैं. 1 अपॉन लैम्डा, अगर लैम्डा मिनिमम होगा तो 1 अपॉन लैम्डा तो मैक्सिमम हो जाएगा ना बेटा. मैक्सिमम होगा. यस सर. नहीं आया. आया सर.
की बात है। आया? ठीक तो है। अगर 1/λ आपको मैक्सिमम चाहिए और r कांस्टेंट है तो n2 की वैल्यू तो मिनिमम होनी चाहिए ना। 2। ये रेसिप्रोकल में है ना। हाँ सर, n2 2। की वैल्यू जितनी कम होगी, n2 की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही बड़ा 1/n2 का स्क्वायर होगा। यस सर। देखो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी ना, हाँ हाँ, ये वैल्यू हमको मैक्सिमम चाहिए तो यस सर। n2 को मिनिमम होना पड़ेगा। होना और पड़ेगा हमें तो पता है कि n2 यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 3 को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू n2 की 3 है। 2। क्या 2? अच्छा ये बाद में, हाँ नहीं ठीक है सर। n2 को मिनिमम होना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, n2 यस सर। मिनिमम होगा तभी 1/n2 स्क्वायर मैक्सिमम होगा और तभी जाके r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और तभी जाके 1/λ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तब जाके लैम्डा मिनिमम होगा, तब जाके फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। होगा। नहीं आया? ठीक है सर। नहीं आया 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 भाई? नहीं सर, आया? आया नहीं आया? नहीं आया आया? आया सर, आया। n2 को मिनिमम रखोगे तो हाँ, तो 1/n2 का 1/n2 स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम मैक्सिमम आएगी। होगी। इसके मैक्सिमम होने से 1/λ की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इसके मैक्सिमम होने से लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होगी और और लैम्डा लैम्डा के के मिनिमम होने मिनिमम से होने से, फ्रीक्वेंसी हाँ मैक्सिमम होगी। यस, ठीक है सर। देखा कितना रिलेट करना पड़ता है यस सर। सिर्फ किस लिए? लैम्डा n2 सिलेक्ट करने के लिए, सिर्फ n2 n2 सिलेक्ट सेलेक्ट करने के करने लिए। के लिए। ठीक है, तो हमने क्या सिलेक्ट किया? हमने क्या 3। सिलेक्ट किया? सो n2 इज इक्वल टू 3, ये सिलेक्ट कर लिया। अब निकाल लेते हैं 1/λ की वैल्यू। हाँ यस सर। 1/λ इज इक्वल टू r into 1/2 स्क्वायर into 1/3 का स्क्वायर। r की वैल्यू पुट कर दूं मैं? यस सर। 1.097 0.097 into 10 to the power 7 into 1/2 square 5/36। upon 3 का स्क्वायर। ये काम करो, उसको r के फॉर्म में रखो, जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वहीं पुट कर लेंगे, ये r ही रहने दो। ठीक है, कितना होगा? 5/36 है। चलो 5 तुम कह रही हो तो पुट कर लो। 5 का स्क्वायर 4 1/4 ठीक है 5/36। 5/36 ठीक है। चलो 1/λ इज 5/36। अब निकालते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। c कितना है? 3 into 10 to the power 8 और लैम्डा 1/λ कितना बेटा? 5/36 r। तो ये होगा 3 into 10 to the power 8 into 5/36 multiplied by कितना होता है? 1.097 into 10 to the into power 10⁻⁷। ओके। ओके 8 सर। 7 15 1.097 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और 5 से। तो काम करता हूँ मैं, 3 से कैंसिल करता हूँ, 3 से 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर। तो डेसिमल 5 हटा से दो तो ये 3 0 हो जाएंगे, 1 2 ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर 4। 4। ठीक है। चलो मल्टीप्लाई 5 6 multiplied by 1097 and divided by 12 तो ये आएगा 0.457 मल्टीप्लाइड बाई 8 4 12 10 की पावर 12। ठीक है, 10⁻²। अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 7 4 36 1 2 3 3 4 कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा। 8 4 12 और 0.5.4 सर यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट अगर क्यों कर रहे हैं? क्या बेटा? स्पीड ऑफ लाइट को उधर मल्टीप्लाई करना है सर। करोगे नहीं, c into 1/λ करना है ना, तभी तो फ्रीक्वेंसी आएगी ना।
तो फिर 8 4 12 0.457। अगर मैं इसको डेसिमल को शिफ्ट करता हूँ तो ये तो 0 की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर मैं 4.57 करता हूँ तो इंटू 10 टू द पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, चलो चेक कर लेना इस पर इसको। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। आंसर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, ये जो रीजन्स है ना, मैंने जो बताया आपको, लीमैन सीरीज और बाल्मर सीरीज, गॉसियन, ब्रैकेट एंड फंड, ये इन सीरीज में अलग अलग स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन होता है। जैसे लीमैन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में होता है, बाल्मर, गॉसियन ये इंफ्रारेड में काम करते हैं, ब्रैकेट और गॉसियन भी इंफ्रारेड में काम करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया गया था हाइड्रोजन एटम के लिए, वो बनाने को आता है इसलिए मैं बना देता हूँ। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या करते हैं कि जो भी कैटेगरीज है हमारे पास, जितने भी नाम है, लीमैन, बाल्मर, गॉसियन, ब्रैकेट एंड फंड, उन सबको हम पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। देखो ये डायग्राम है, तुम्हें इसको बस लर्न कर लेना पड़ेगा। ड्रॉ दैट फॉर यू। ठीक है, जीरो है। सेकंड सीरीज infinity, n की वैल्यू 7, n की वैल्यू 6 एंड 5 4 धीरे नीचे 1 तक आएगा। थर्ड n इक्वल टू 1 पे था ना लीमैन, याद है? यस सर। भूल गई? नो नो सर, नहीं भूली, याद है। खा लो पी लो आराम से, क्लास करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। नो नो सर, नो सर। सही है। वैसे ना हमारे यहाँ कहते हैं कि खाना खाने के बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सर मैं कुछ नहीं खा रही सर। अभी तो डिनर भी नहीं मिलेगा सर। मतलब अभी, हाँ सर, अभी तो मेरे रूममेट्स भी नहीं गए, अभी ये जाएंगे फिर ये लेके आते हैं सर, फिर खाती हूँ मैं आफ्टर क्लास। अच्छी बात है, गुड। वैसा रिफ्रेशमेंट टाइप कुछ भी इज इक्वल टू 3। अरे यार मैंने थोड़ा सा कर दिया क्या, इसको थोड़ा सा इसको मैं ठीक करता हूँ। सर ये इतना मतलब स्पेस रखना है सर कि 5 के बाद 4 में इतना। एग्जैक्टली ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे 4,
फिर यहाँ लास्ट में 1। ठीक है, ओके। तो इस पे तो हम एनर्जी इंडिकेट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पे एनर्जी 0 होती है, यहाँ पे एनर्जी होती है -0.28, बस इसको लर्न करना है। यहाँ पे एनर्जी होती है -0.38, यहाँ पे एनर्जी होती है -0.54। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एनर्जी, यहाँ पे -0.85, यहाँ पे एनर्जी होती है -1.5, यहाँ पे होती है -3.4 और यहाँ पे होती है -13.6। ठीक, अब N1 की वैल्यू जो 1 है डेफिनेटली वो लीमेन सीरीज बनाएगा। लीमेन सीरीज पे जो इलेक्ट्रॉन होती है वो n बराबर 2 से भी आती है, n बराबर 3 से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, n इज n इक्वल टू 2 से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, n इज इक्वल टू 3 से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, n इज इक्वल टू 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, किसी से भी आ सकता है, है ना? बताया था ना मैंने आपको? बताया था सर। हाँ, गुड, अगर याद है तो गुड। यस सर, ट्राई कर रही हो आजकल? यस सर। ओके, गुड। बर्थडे मना लिया अच्छे से? यस सर। बर्थडे ठीक से मना लिया? हाँ यस सर। गुड, वेरी गुड। यस सर। जरूरी था। This is the region of ultraviolet. हमारे ना कॉलेज में जब बर्थडे किसी का मनाते थे तो बच्चे बदमाशी करते थे कि जिसकी बर्थडे होती थी उसको मारते थे, बर्थडे बम देते थे सर। तो तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना ऐसा कुछ? ना सर, बड़े सोशल में होता है ये सब। बच्चे बहुत शरीफ है, नहीं? अच्छी बात है, इसलिए मैंने आज तक किसी को बर्थडे बताया ही नहीं, मैंने कॉलेज में बर्थडे बनाया ही नहीं। चलो, हाँ, नेक्स्ट है बेटा पाल्मर सीरीज। तो n इज इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से भी आएगा, n इज इक्वल टू 4 से भी आएगा, n इज इक्वल टू 5 से भी आएगा, n इज इक्वल टू 6 से भी आएगा, n इज इक्वल टू 7 से भी आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा है पाल्मर सीरीज। ठीक, इसके बाद हाँ, इस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। ये आपका बास्टन सीरीज। ठीक है, ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है पाल्मर एंड बास्टन। ठीक है, इसके बाद n इज इक्वल टू 4 पे आते हैं, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये आपका है ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, इसके बाद बंड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है बेटा, और ये जो फंड है और ये जो पाल्मर है, ये ब्रैकेट है, ये दोनों जो है
इंफ्रारेड में आते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन पे ये विजिबल होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन पे वो स्पेक्ट्रम दिखता है। अल्ट्रावायलेट पे आपको लेमन दिखेगा, विजिबल पे पाशन और बाल्मर दिखेंगे, और इंफ्रारेड पे आपको फंड और ब्रैकेट और दिखेंगे। ब्रैकेट। सर इसको दिक्कत नहीं सेव बेटा? कर लेती हूँ सर। सेव कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों ले लो। सर सेव कर लिया सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे आते हैं जो याद करने को आएगा। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जब निकालनी हो किसी भी स्पेक्ट्रम की, एनर्जी के लिए फॉर्मूला था -2π²। याद होगा आपको फॉर्मूला या याद नहीं होगा? 2π² mk² z² z² e⁴ डिवाइडेड बाय m h² n² इनटू 1/, हाँ n² h² होता है, बट इनटू 1/n² रखते हैं ताकि n की वैल्यू हर बार बदलेगी। ठीक है, ये था। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन में Z की वैल्यू कितनी होती है? 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। तो हाइड्रोजन के लिए En होगा -2π² mk²। Z तो खत्म हो गया, e⁴ h² इंटू 1/n²। अब n की वैल्यू चेंज होगी, E1 E2 E3 E4 अलग अलग निकालेंगे। n की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा? E1 की वैल्यू, n की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा? n की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा? एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, ओके। जब n की वैल्यू 1 है और n इज इक्वल टू 1, तो जो E1 निकल के आता है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने पहले बताया था, आपको याद होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी है ना। यानी कि जो रिमेनिंग एनर्जी निकालेंगे हम E2 E3 E4, वो सब डिपेंड करेगा n, जो E2 में N2 की वैल्यू क्या है, N3 की वैल्यू क्या है, उन वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। यानी कि हियर वी कैन आल्सो राइट दैट En इज, देखो ये 2 तो फिक्स है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा ना बेटा, पाई चेंज नहीं होगा, ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है ना, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, के भी, कूलम्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कांस्टेंट है, एच की वैल्यू भी प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो चेंज क्या होगा? सिर्फ n ही तो चेंज होगा ना। यस सर। तो जब E1 निकालेंगे तो लिखेंगे En, यानी E1 इज इक्वल टू, ये सारे वैल्यूज पुट कर देंगे इनटू 1/n², 1/1², है ना। 1 निकालेंगे तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, तुम्हें पता है पहले भी, तो याद नहीं है। देखो जब E1 निकालेंगे क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे 2 इंटू 3.14, है ना, मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 1.6, अच्छा स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे, इंटू 10⁻19 की पावर 4 करेंगे, अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट बोलो कितना होता है, जल्दी बोलो। 8.83। प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू पूछ रहा हूँ, ये इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट पूछ रहा हूँ, इट इज so sad of you, so sad of you। सर 34 वाला है सर, 10⁻34 वाला। अरे तो 34 वाला क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय 34 वाला? आर यू लेमन? नो सर, 6.6 into 10⁻34। so sad of you। ठीक है, तो अब जब इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये निकल के आता है -13.6, माइनस में था ना, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आता है E1 की। ओके सर। आई बात समझ? यानी कि अल्टीमेटली जो E है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? N के ऊपर। यस सर, N। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे En इज इक्वल टू, सो
En is, अरे ये कौन सा ग्रीन आ गया, कोई बात नहीं, E1 upon n square। बाकी कांस्टेंट है, नहीं आया समझ ना? सर बाकी कांस्टेंट है। बाकी सारे वैल्यूज कांस्टेंट है। तो इसको इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ईवी में v क्या वेलोसिटी है ना? वोल्टेज। वोल्टेज, हाँ ठीक है, मुझे कुछ तो चलो याद है, अच्छी बात है। E2 की वैल्यू क्या होगी? E2 की वैल्यू क्या होगी बोलो? -13 अपॉन 2 स्क्वायर करेंगे ना बच्चे, 2 का स्क्वायर, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ऐसे E1 E2 की वैल्यू निकालने को देते हैं सर? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसी E4 की वैल्यू निकालनी है, E5 की वैल्यू निकालनी है, E6 की वैल्यू निकालनी है। मैं लिख दूं डायरेक्टली हाँ ये सर। -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटेड हैं। ओके सर, चेंज नहीं। ठीक है, तो कितना होगा? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 अपॉन 5 स्क्वायर, तो ये होगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके। E6 की वैल्यू जो आती है वो आती है -13.6 अपॉन 6 का स्क्वायर, -0.38। ये लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है मैंने 13.6, ये E1 है। अच्छा ये सर, ओ E2 -3.4, -3.4 देखो E2 आया है, -3.4 किधर है? ये आया। E3 1.51 देखो, E3 1.51, E4 ये हो गया E2, E4 0, E4 ये हो गया E5, ये हो गया E6, ये हो गया E7। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज लिखी है वो इसका 0.85 है ना सर ये E4? हाँ बेटा, कौन सा? 0.85, 0.85। आई एम सॉरी, पार्डन मी। ये इस स्टेट को n=1 को हम लोग ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यस। बाकी n=2 3 4 5 जितने भी होंगे, n=1 लिखेंगे, इसको कहेंगे ग्राउंड स्टेट। n=2 3 4 इसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो अपना इजीली है, ग्राउंड स्टेट में है, अपने ओरिजिनल स्टेट में है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करके नए नए शेल में ऑर्बिट में जाएगा तो एक्साइटेड होगा, एनर्जी गेन करके जाएगा, है ना? यस। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके, क्वेश्चन करवा दूं एक? यस सर। चलो ग्रीन से ही करते हैं। कैलकुलेट डी ब्रोगली। कई बार ना डी ब्रोगली को लोग डी ब्रॉय भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यस सर, डी ब्रॉय। हाँ डी ब्रॉय तो भी करेक्ट है, बट स्पेलिंग पे जाते हैं ना, हम स्पेलिंग पे जाते हैं ना। हाँ मैं मतलब साइलेंट वैरिएंट से देख, तो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली, वैसे डी ब्रॉय। तो कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन orbiting in n=2 state of hydrogen atom।
क्या निकालना है आपको? डी ब्रोई वेवलेंथ। क्या तुम डी ब्रोई बोलती हो? तो डी ब्रोई बोलो, डी ब्रोई वेवलेंथ। डी ब्रोई, यस। डी ब्रोई निकालो, चलो, योर फेवरेट डी ब्रोई। लैम्डा डी ब्रोई वेवलेंथ निकालना है। डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला बोलो? lambda is equal to h लैम्डा इज upon इक्वल टू एच अपॉन h upon under root 2 m e, हाँ, है ना? यस सर, यस। तो यहाँ पे एनर्जी निकालनी पड़ेगी आपको। काइनेटिक यही एनर्जी, है बेसिकली, क्या ये एनर्जी है ना? काइनेटिक एनर्जी, यस सर, सेकंड स्टेट का। हाँ, तो E2 सेकंड स्टेट, n इक्वल टू 2 है ना, तो E2 निकालो। 13 पॉइंट कितना होता है बोलो? 0.8.5 नहीं, 8.5 वाला। अरे बोलो कितना था? ये तो था E2 कितना है? ये सर 8.5 सर। अरे बैठ दो, ये ना E2, ये देखो, ये E2, हाँ सर, ये आर यू इन द ग्राउंड स्टेट? आप नो ग्राउंड सर, स्टेट में हो? नहीं हो? हूँ सर। हाँ, अपने ग्राउंड स्टेट में हो तो बोलो E2 की वैल्यू क्या लिखवाया मैंने? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि होगा -13.6 अपॉन n का स्क्वायर, यानी -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, और ये आएगा -3.4। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो किसमें रखना है? जूल में रखना है, तभी तो लैम्डा मीटर में आएगा। एनर्जी रखोगे जूल में तभी लैम्डा आएगा मीटर में। ठीक है सर। और ये मास को आपको रखना है केजी में। ओके सर। स्टैंडर्ड यूनिट मेंटेन करना है। नहीं आया समझ में? एडजस्ट आया सर। तो -3.4 इंटू क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.6 into 10 raised to power 19। हाँ सर, अब ये जो मिलेगा वैल्यू फॉर्मूला में डाल देंगे, लैम्डा तो वहाँ पे पुट कर देंगे। देखो क्या ना कि माइनस को लेके हम चलते नहीं है ना, माइनस को इग्नोर करके चलते हैं। तो आप माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमें एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, हमें एनर्जी की वैल्यू से मतलब है, दैट्स इट। ठीक है, अब इस वैल्यू को वहाँ पुट करो। अब लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 into 10 raised to power -34 m, तो h की वैल्यू बोलो फिर से। 6.63 into 10 raised to power -34। यूनिट बोलो। नैनोमीटर। लेंथ की यूनिट है ये। नहीं सर, ये तो लैम्डा की बोल दिया मैंने। पर सेकंड। यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, एडजेस, इतना आसान नहीं है ना। नहीं, वो एक शेर नहीं है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो इतना आसान भी नहीं है। जैसे वो इश्क है वैसे ये फिजिक्स है, आसान नहीं है। चलो, तो √2 इंटू m की वैल्यू क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। 9.1 into 9.1 इंटू 10 raised to power -31। यूनिट बोलो। यूनिट बात में मीटर स्क्वायर पर केजी क्या होता है बोलो? मीटर स्क्वायर पर क्या सर? वो तो प्लैंक कांस्टेंट हो गया। बोलो, यूनिट बोलो। यूनिट अभी यू आर वेरी इनोसेंट बच्चे, यू आर वेरी इनोसेंट। ये मास है ना, तो मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। केजी और क्या? सर तो केजी तो बड़ा सर। अभी तुमने कहाँ बोला केजी? बोलो, बोला कॉन्फिडेंटली। नहीं सर, ऐसे कॉन्फिडेंटली नहीं बोला सर। तो फिर इसमें भी कॉन्फिडेंस चाहिए बेटा, बोलो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में, अच्छा, ई के की वैल्यू क्या थी बेटा? 3.4 इंटू 1.6 -19। इसकी यूनिट क्या थी? किस अभी जो लिखा मैंने ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी आपने बताया ही नहीं सर। ये एनर्जी जूल में जो बोल रहे थे आप, एनर्जी तो जूल में होगी। हाँ, ये अल्लाह। सर फिर मेरे पास सब मिक्स हो गया ना एडजस्ट।
यस सर, सब mention। नहीं करना बेटा ये। हाँ चलो अब क्या करेंगे हम, बोलो। इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई -31 -19 हो गया, आसान है। देखो 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 अपॉन 2 इंटू 9.1 इंटू 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻50 -19 और -31 -50 हो गया तो -25 बाहर आ जाएगा, ये राउंड के बाहर हो गया। ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो अब क्या करेंगे, इसने इसको मारा 10 की पावर -9। ठीक, यस सर, ठीक। फिर ओके 1 2 3 अब करेंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 कितना आएगा बेटा, 99.008। तो 99 किसका स्क्वायर रूट है, किसी चीज का स्क्वायर रूट है 99, 9 का स्क्वायर रूट है ना, 9 का 81 है सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 11, तो अंडर रूट 11 आएगा। 11 का स्क्वायर रूट कितना होता है, देखो मैं डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट करता हूँ 9.95। ठीक है, तो ये होगा 6.63 अपॉन 9.9 इंटू 10⁻⁻9। इसको जब डिवाइड करेंगे हम 6.63 डिवाइडेड बाई 9.95 तो ये आएगा नियरली 0.666, तो 0.666 10⁻⁻9 मीटर। हम लोग क्या निकाल रहे थे, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ निकाल रहे थे ना, तो वेवलेंथ यूनिट मीटर्स होती है। इसको क्या हम 0.67 नैनोमीटर लिख सकते हैं बेटा, बोलो। यस सर। राउंड ऑफ कर दिया, मीटर को 10⁻⁹ मीटर को नैनोमीटर में चेंज कर लिया। और वैसे भी जनरली हम वेवलेंथ को नैनोमीटर में ही लिखते हैं। ठीक है, ओके ये है तुम्हारा, हो गया, नोट कर लिया। अब लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी, ये लास्ट टॉपिक है। एक दो सर मैंने एमटीजी में देखा था ना सर, इसमें कितने अजीब अजीब से क्वेश्चंस आते हैं सर। इसमें इस चैप्टर में इसमें एमटीजी में क्या क्वेश्चन है बताओ। नहीं सर, मतलब कुछ डेरिवेशन सा कुछ था, पता नहीं। तो अरे तो बताओ अजीब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अजीब, मुश्किल होगा या आसान होगा, ये तो होगा, अजीब क्या होगा, टॉपिक से तो बाहर नहीं होगा ना। नो सर, टॉपिक में। तो फिर बताओ क्या क्वेश्चन था, आप देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो अपने, फिर अपने नोट्स में देखो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है और क्या कैलकुलेट करना है वो देखो। प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चंस बहुत सारे आप लगा लेते हो ना, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि जब ये पूछेगा तो ये करेंगे, ये पूछेगा तो ये करेंगे, तो उससे अंदाजा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से रट के चलेगा, प्रैक्टिस नहीं किया आपने तो आपको कई बार ना पता नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। प्रैक्टिस होने से ये अंदाजा हो जाता है कि अगर ऐसे ऐसे टर्म्स होंगे, ये वर्ड होगा मतलब कि ये हमें बताना होगा, राइट। दिस इज व्हाई यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। कुछ एक्सप्रेशन निकालने को था कि यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, कुछ ऐसा। अरे तो nth ऑर्बिटल करवाया तो थे, रेडियस नहीं करवाया, आर नॉट की वैल्यू बोलो। हाँ, आर नॉट की वैल्यू तो रेडियस से तो है, वो क्या है, तो सब वो डिराइव डिराइव करने को तो आता नहीं, डिराइव क्यों पूछ दिया तुमसे, एक बार दिखाना में कब पूछा है वो, कौन से ईयर में। एक मिनट में दिखाती हूँ। चलो तुमको अगर डिराइव पूछ दिया तो मैं डिराइव करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि डिराइव आता नहीं है, देखो मेरे को दिख नहीं रहा है अच्छे साफ। कौन सा ये गोल वाला है,
ये गोल वाला सर। तो मेरे को दिख नहीं रहा ना, क्लियर नहीं दिख रहा है ना। एक मिनट रुको। ना मेरे को पता नहीं चला क्वेश्चन में क्या लिखा है। मैं अपने पूरी आंखें खोल के चश्मा लगा के देख रहा हूँ। नहीं सर, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। भेज दो मेरे को, भेजो अभी भेजो, मैं देखता हूँ इसमें क्या है। अच्छा ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, जो आएगा बताओ, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी लिखने को आता है। पहला पॉइंट ये कि दैट दिस थ्योरी is applicable which is plus 12 इधर है radius of nth orbit of hydrogen atom in H atom and electron having charge minus C revolves around the nucleus of charge plus C in a circular orbit of radius r. Okay, circular the resistance selected for the ओके तो रेडियस निकालना है। ओके ये डिराइव करने को किस ईयर में पूछा बेटा, ईयर देखो, ईयर तो लिखा नहीं है, देखो भेजा उसको। 10th क्वेश्चन इसी सर 2020 में 2020 में पूछा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं इसको डिराइव करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ वही वाला यूज है, डिराइव बहुत आसान है, आसान डेरिवेशन होता है, बट चलो अब तुम्हें नेक्स्ट क्लास में ही बता देंगे। ये समझ लो ना कि जैसे मान लो कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट पे चलती है, यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यस सर। कौन से फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यस इसको बैलेंस करें, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, mv स्क्वायर बाय आर, मैंने पहले भी पढ़ाया था। सर। बस इसी को यूज करना है और क्या करना है, बस ये रिलेशन यूज करना है, हमारे इतने में ही काम हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होगा, Fe इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। Fe की वैल्यू क्या होगी? Fe की वैल्यू क्या होती है? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये रेडियस यहाँ पे r दिया है, और क्या दिया है? चार्ज यहाँ पे E है, यहाँ पे चार्ज E ही है, तो एक काम करो, यहाँ पे k q1 q2 की जगह पे आप लिखो k इंटू ई अपॉन r का स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, ठीक है सर। क्या r ने r को मारा? मारा। ओके, तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? k mv अंडर k e स्क्वायर अपॉन r, और k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये पुट कर दो, तो ये इजीियर है, हो जाएगा, बस आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं आसान है, ठीक है। ओके ओके। बहुत इजी है। चलो कोई बात नहीं, अभी हमको चैप्टर फिनिश करना है, तो पहले वो करते हैं ना। ओके सर। सो बोर की एटॉमिक थ्योरी जो थी, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन एटम। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे एप्लीकेबल था, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 हाइड्रोजन एटम हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड फेल्स in case of atoms more than 2 electrons. ठीक है। Second, it does not explain why
only circular orbits should be chosen should be chosen, whereas elliptical orbit is also possible. मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, हालांकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो मूव इन द इलेक्ट्रिकल पाथ, ठीक, एज इलेक्ट्रॉन edges. Are you here? Yes sir. Exhibits. अच्छा, your mic was off क्या? Yes sir. Yes मैं बस किया था sir. Lots of shore around you. Yes. As electrons exhibits wave properties also. So orbits of electron cannot be exactly defined. As in Bohr's theory. Number 4. That Bohr's theory does not tell anything about the relative intensities of the various spectral lines. About the relative intensities of the various spectral lines. ठीक है बेटा. Next, number 5. It does not explain the further splitting of the spectral lines. Splitting of spectral lines in magnetic field. जो बाद में हम लोग ज़ीमैन इफेक्ट में देखते हैं कैसा होता है. तुम्हारे सिलेबस में भी है नहीं, ठीक है. पढ़ा था ना ही मैन, स्पाइडरमैन, कौन सा मैन होता था ना, वो यहाँ पे ज़ीमैन, ठीक है. और इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सर आपने स्पेक्ट्रल लाइंस के बाद क्या लिखा है सर? वो कुछ It does spectral lines in. ओके सर. क्या बोला तुमने? टूथ जैसा मतलब? टू TO2 लिखा है कुछ ऐसा लग रहा है. in. Splitting of spectral lines in magnetic. राइटिंग कर दिया ना, बस ये कहना चाह रही हो ना तुम, मैं समझ गया. सर बहुत अच्छी है सर. नहीं अच्छी तो नहीं है सर बहुत ये झूठ हो गया फिर. अच्छा मैं अभी राइटिंग बना के लिखता हूँ. ठीक है. लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म. एक्सप्लेनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल. राइटिंग बना के लिखना. अच्छा
अभी दिख रहा है ना साफ साफ, मालूम पड़ रहा है ना क्या लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है, गुड, ठीक है। So the first is excitation energy. Excitation energy of atom. Excitation energy मतलब क्या हुआ बेटा? जब इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करेगी तो लोअर ऑर्बिट से हायर पे जंप करके, ठीक है, तो इसी को एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। नहीं आया ना समझ में? आया सर। वेरी गुड, आना भी चाहिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन the electron to jump from the ground state to any of the excited states. Any of the excited states जैसे N2, N3, N4 जितने भी हैं उन सब में, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होती है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा? सेकंड स्टेट माइनस फर्स्ट स्टेट, दैट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, माइनस 13.6 होता है ना। E2 को कितना होता है? E2 कितना होता है बोलो? 3.1 नो सर 3.4 3.4, ठीक है, और 13.6 माइनस कर लो, ठीक है, 3.4 माइनस में और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 13.6, है ना? कितना आएगा? 10.2 आएगा, नहीं आएगा? है ना, बोलो ना। यस सर। सिमिलरली सेकंड एक्साइटेशन इज एनर्जी, क्या लिखूंगा मैं बोलो? E3 minus E2 है, ग्राउंड स्टेट में आना है, ग्राउंड स्टेट हमेशा इवन ही रहेगा ना। इवन हाँ, E3 माइनस E1, थर्ड निकालना होगा तो E4 माइनस E1, E5 माइनस E1 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और ये कितना आएगा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं आया एडजस्ट को समझ में कुछ भी नहीं सर आया। पक्की बात है? यस सर, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट। आगे नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है भाई? सिंपल, उल्टा इसका, लूज करके ग्राउंड स्टेट में आने की एनर्जी लूज। द एनर्जी रिक्वायर्ड to buy an electron, लिखो, buy an electron from its ground state to the outermost orbit. Outermost orbit, that is n equal to infinity. इसको ऐसे भी समझो, इसको ऐसे भी समझो कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए एटम से बाहर निकलने के लिए, एटम को छोड़ने के लिए, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अरे केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा आयनाइजेशन के बारे में। एनर्जी चाहिए, नहीं आया ना समझ में?
सर ऑर्गेनाइजेशन, तुम किसकी बात पूछ रही हो? यस सर। तुम हंस क्यों रही हो? सर सच्ची नहीं हंसी सर, नहीं हंसी सर, मैं तो किसी से बात भी नहीं कर रही हूँ सर, सच्ची पीछे मुड़ के बैठी हूँ। अच्छा, मुझे लगा हंस रही हो। नो सर, क्लास के बीच में नहीं हंसती सर। गुड, दैट्स लाइक एन ओबीडिएंट स्टूडेंट। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको बाहर निकलना है, ठीक है? सर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, जितनी एनर्जी चाहिए वही होगा तुम्हारा आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी। यस सर। ठीक है, यस सर। एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल लिख के चैप्टर खत्म। इसके डेफिनेशन साथ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है देखो, इट इज दैट पोटेंशियल which gives to a bombarding electron कितनी पोटेंशियल की जरूरत होती है बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन को? यस सर। हाँ, which has sufficient energy to excite the target atom Okay. by raising one of its electron from inner to an outer orbit। ये बात समझ? एक मिनट सर। inner to outer orbit, ठीक है? कोई दिक्कत? ओके, It is the potential which gives instruction to yes sir। इंग्लिश आपको अच्छे समझ में आती है ना? yes sir। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आते हैं? इंग्लिश में आते हैं सर। इंग्लिश में आते हैं। कितने मार्क्स आते हैं 100 आउट ऑफ? 10th में तो 98 आई थी सर। 98 आए थे? अच्छा, वेरी गुड। और उसमें हाँ ठीक है। और 10th में साइंस में कितने आए थे? 79 सर। 79? हाँ, 10th में भी 79? ओ 10th में तो 100 नंबर लाते हैं बच्चे। सर मुझे नहीं आती थी सर फिजिक्स, आपने पढ़ाया। कहाँ तुम उस वक्त भी दिल्ली में ही पढ़ती थी 10th में भी? नो सर। क्यों? अच्छा, 11th में आई हो दिल्ली? यस सर। अच्छा, उसके पहले ले में ही पढ़ती थी? नो सर। अच्छा, तो कोचिंग कहाँ करा था? मतलब कोचिंग करा था नहीं करा था? नहीं सर, हॉस्टल में थे ना तो कोचिंग नहीं करा। अच्छा, ले में भी हॉस्टल में रहती थी, घर में नहीं? क्यों? सर आपको तो सच्ची मैंने 10 बार बताया था सर, मैं चंडीगढ़ में थी सच्ची। अच्छा, आप भूल जाते हो सर। हाँ, मुझे ध्यान नहीं रहता ना। हाँ, असल में क्या है ना कि बहुत चीजें होती है तो कुछ चीजें भूल जाना जरूरी। अच्छा, ठीक है। हॉस्टल में चंडीगढ़ में 10th में, कब से हॉस्टल में तुम रह रही हो? बचपने से? 8th से सर। अच्छा, तुम्हें घर वाले पसंद नहीं करते? नहीं सर, मुझे घर में नहीं रहना था सर। अच्छा, तुम्हें खुद नहीं रहना था? यस सर। क्यों, मतलब घर के पसंद नहीं है? नहीं सर, मैंने सोचा हॉस्टल में बहुत मजा आएगा। ले पसंद नहीं है? नहीं सर, ऐसे हैं सर, मतलब ऐसे हॉस्टल जाने के लिए एक्साइटेशन। अच्छा, हॉस्टल रहने के लिए? यार हमारे साथ तो उल्टा ही मसला है, मुझे हॉस्टल पसंद नहीं है। उसमें थोड़ी फ्रीडम तो होती है, बट बहुत सी चीजें जिसकी कमी दिखती है हॉस्टल में। होता है सर। पता नहीं,
ठीक है, अच्छी बात है, गुड। ओके, एनीवेज, तो आप देखो, याद करो ना, जितनी एनर्जी होती है ना, बस उतनी ही पोटेंशियल भी होगा। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी कितनी थी बेटा? -3.4 थी, और फर्स्ट की एनर्जी कितनी थी? -13.6 थी। 13.6। उतनी ही पोटेंशियल भी होगा इनका, ठीक है? ठीक है, -13.6 और ये तुम्हारा आएगा 12.09। तो चंडीगढ़ में फिर 11th कंटिन्यू क्यों नहीं किया? कौन सा स्कूल था वहाँ पे? सर डीएवी था। ये भी था, तो फिर वहां से दिल्ली क्यों शिफ्ट किया? सर वो सीनियर्स कह रहे थे जनाब वो कि साइंस के लिए तो मत रुको करके, अगर कॉमर्स बहुत अच्छा है सर कह रहे वहाँ थे। उस स्कूल में? अच्छा डीएवी में सर। अच्छा, देवी में कॉमर्स बढ़िया। तो साइंस के लिए यहाँ पे कौन सा स्कूल है तुम्हारा अभी? मॉडर्न स्कूल सर। मॉडर्न स्कूल है, ओके। तो मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई भी मॉडर्न होती है? यहाँ पे तो सर किसी ने ऐसे बता दिया होगा कि यहाँ की एक एक्स स्टूडेंट है जो जानते हैं ना सब पेरेंट्स, तो उनके 98 99% आते सर, टॉपर्स थे वो दोनों लड़कियां, तो ऐसे पता नहीं, वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है सर, थोड़ी ना सर। तुम्हें 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 क्या फील हुआ? तुम्हें क्या लगा? वो तुमसे पूछ रहा हूँ। नो सर, मुझे तो ये ना सेटिस्फैक्टरी, नो सर। मुझे भी लगता है ऐसा, पता नहीं क्यों। ये मत पूछना क्यों। नहीं सर, आप समझ गए ना, मतलब समझ नहीं आता सर यहाँ पे कुछ है? कंसेप्ट क्लियर नहीं होता सर। नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर अगर देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर आप टीचर कैसे भी हैं, आई डोंट नो, कैसे भी टीचर है, कोई भी जैसे बीइंग ए टीचर मैं बोल रहा हूँ, और स्टूडेंट में कितना भी, स्टूडेंट कोई कितना भी वीक हो, और अगर वो नहीं समझ आ रहा है तो उसकी गलती बिल्कुल नहीं होती है, ये मेरा मानना है। स्टूडेंट कितना भी वीक हो और उसको समझ नहीं आ रहा है, और आप ये कह के टालते हो कि स्टूडेंट वीक है तो इट्स योर फॉल्ट, आप नहीं समझा पा रहे। यू मस्ट हैव वेरियस मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। वीक है उसको वीक के लेवल पे समझाओ, स्ट्रांग है स्ट्रांग के लेवल पे समझाओ, और हाँ सर, अगर वहाँ आप यहाँ ऐसा पे नहीं करते हो तो इट्स योर फॉल्ट। सर नहीं हो गया था सर, एडमिशन लेट हुआ था सर, और फिर हम समर आपने ना, हॉलीडेज के बाद आए थे सर 11th में, हाँ, और मतलब आपने ना 11th में से बहुत कुछ खत्म हो चुका था जब हम आए सर 11th में, तो काफी स्टार्टिंग के। आपने ना यस 11th को बहुत लाइटली लिया, और 11th को आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं करी। आप एडजस्ट, अब नीट का फॉर्म भर दिया है ना? नो सर, नहीं भरा है? अभी फर्स्ट ऑफ अभी 19 1 अगस्त को है, मतलब आई फर्स्ट हैवंट अगस्त को, अप्लाइड। हाँ 1 अगस्त को पेपर है। आपने अप्लाई नहीं किया, क्यों? सर निकल गया सर फॉर्म। नो ये मैं सर, पूछ रहा फॉर्म हूँ। नहीं निकला है सर अभी तक। अच्छा अच्छा, 1 अगस्त को तुम्हारा एग्जाम तो है, डेट्स आई यस थी। सर। अच्छा ठीक है, तो अप्लाई करना है ना? यस सर। अब सुनो, प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम यस ये सर। होगी कि आपने 11th नहीं पढ़ा, नो सर। ठीक, और तुम्हारे 40% से ज्यादा क्वेश्चन 11th से होते हैं, ठीक है? और जाहिर है कि नीट में क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वो क्वेश्चंस टारगेट लेवल के होते हैं, और वो क्रीम क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट और साथ ही बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस है ना। और आपने यस 11th सर। को बहुत लाइट पढ़ा है, 12th तो खैर मैंने सर पढ़ा दिया सर जितना लाइट आप तो पढ़ सकते थे। हाँ सर बोलो। लाइट से ज्यादा तो मतलब हमारा वो होता सर, हमने माउंट कार्मेल में वो करके रखा था सर एडमिशन के लिए अप्लाई, और फिर उसका रिजल्ट आने में बहुत लेट हो गया था सर, फिर पेरेंट्स को भी वापस जाना था, फिर हमने यहाँ पे मॉडर्न स्कूल में जब हमने ट्राई किया तो सही रिजल्ट लेट आया, तो हमने आफ्टर समर हॉलीडे ज्वाइन किया सर। तो उस वक्त तो कौन सा चैप्टर थ्री चल रहा मंथ्स था? सर, 3 मंथ खत्म हो चुका था, उसमें बहुत कुछ हो गया था सर, और हमें वो रिपीट नहीं करवाया। रिपीट क्यों नहीं करवाया? सर क्योंकि आगे भी वो कह रहे थे कि 11 में बहुत वास्ट है तो आगे का करो वरना ये भी तो रह वास्ट है तो जाएगा। क्या मतलब है? सर तो आगे के मतलब वो कुछ डायमेंशन वायमेंशन करके कुछ चैप्टर है सर, पता नहीं फर्स्ट क्या क्या चैप्टर। चैप्टर्स नहीं पता सर आगे के, हम उसको नहीं तो करवाए थे आपने सर कौन कौन से केमिस्ट्री। चैप्टर किए 11th क्लास में?
इससे तो यार सर कुछ पता नहीं क्या कुछ याद नहीं है डेरिवेशन कुछ आपने जब अगर आप 3 महीने के बाद आए हो तो आपका रोटेशन शायद स्टार्ट हो गया होगा, रोटेशन चलता होगा, रोटेशन डायनामिक्स, जिसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के नाम से चैप्टर है। हाँ सर, कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स उनका हो चुका था सर, बट वो मैम वो ने हो फिर चुका से था, बाद उसके में बाद थोड़ा बहुत सिस्टम ऑफ कुछ पार्टिकल के बताया। बाद फिर तुम्हारा ग्रेविटेशन है। हाँ ग्रेविटेशन है सर, ये हाँ, सब ग्रेविटेशन है, वेव है, चीजें। ऑसिलेशन है। उसके बाद से बुक 2 में जाओगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स है। पहला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दूसरा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके बाद फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स है, थर्मल प्रॉपर्टीज है, ये सारे चैप्टर यस है। सर, यस एक सर। चैप्टर पढ़ा था, ये सारे चैप्टर्स पढ़े थे। हाँ सर, अब yes, sir। अच्छे से तो मतलब सर कुछ अंडरस्टैंडिंग से नहीं पढ़ा, बट सीरियसली तुम्हें सर 11th पढ़ना होगा तो मुझे पढ़ा। बताना, ठीक है? तुम बोर्ड एग्जाम दे ओके दो, सर। 11th पढ़ना होगा तो मुझे बताना, मैं तुमको 11th के सारे चैप्टर्स फिर से पढ़ा दूंगा ओके सर। अच्छे से। तुम्हें भी मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में तो करवाए थे बहुत सारे क्वेश्चंस एडवांस लेवल वाले, लेकिन फिर मैंने देखा कि सिलेबस तुम्हारा पूरा करना है, वो भी जरूरी है, तो फिर मैंने शॉर्ट करना, मतलब शॉर्ट इन द सेंस कि टारगेट वाले क्वेश्चंस को छोड़ना शुरू किया और सिर्फ बोर्ड पैटर्न पे पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद फिर अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग सिर्फ बोर्ड 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 बोर्ड। यस सर। अगर तुम्हारा बैच स्टार्ट होता अप्रैल में तो फिर हम लोग बोर्ड और प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों करते होते। सर मुझे इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट है कुछ लेट दिखा था सर, विंटर्स मतलब दिसंबर में कुछ है ना, क्या? नवंबर कुछ उस टाइम पे सर, ये इसका अच्छा लर्निंग का। अच्छा अच्छा, कहाँ दिखा था तुमको? सर मतलब किसी ग्रुप पे ऐसे शेयर किया हुआ था, तो मैंने ऐसे ही देख लिया सर कि लाइक फॉर ट्रायल। अच्छा 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 अच्छा, ओके, ठीक है। तो केमिस्ट्री भी पढ़ रही हो ना? नो सर, वो तो कब से नहीं पढ़ रही सर। तो फिर केमिस्ट्री सेल्फ कर रही हो? यस सर। तो सर कोई वो दिक्कत तो नहीं उस आ रही वो है? सर मैरिज हो गया था, फिर उसके बाद पता नहीं सर गुम हो गया। मैरिज? यस सर। किसकी मैरिज हो गई? केमिस्ट्री सर। अच्छा, केमिस्ट्री सर की मैरिज हो गई, मैंने कहा किसकी मैरिज कर फिर उसके बाद नहीं हुआ सर कोई क्लास। अच्छा, तो सिर्फ तुम फिजिक्स पढ़ती हो यहाँ पे? यस सर। ओके, और बायो? हाँ बायो तो एनसीईआरटी से सर हो जाता है। हो जाता है? यस सर, बायो तो कहीं से नहीं तो पढ़ ये तुम पैसे बचा रही हो या फिर तुमको जरूरत नहीं है? नहीं सर, मतलब बायो तो फिर भी हो जाता है सर, प्रॉब्लम थोड़ी भी आए तो। अरे मैं सर बायो केमिस्ट्री की की बात कर रहा हूँ बेवकूफ। सर केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ूं सर मैं? कहाँ से पढ़ूं? आपसे आप पढ़ाओगे? पढ़ाओ सर। नहीं, मेरे को ज्यादा टारगेट मत दो, इतना है सफिशिएंट है। रात को मेरी क्लास 1 बजे खत्म होती है बेटा। केमिस्ट्री का नहीं पता सर, हमने केमिस्ट्री वाइस बेटा नहीं, प्रिंसिपल को भी कहा सर कि केमिस्ट्री मैम नहीं समझ नहीं आता। ये तो बहुत गलत हो रहा तुम्हारे साथ, बहुत सर गलत हो रहा बिकॉज मैम तुम्हारे ने कहा साथ। कि उनको एक्सटर्नल लेने जाना है, उनको नहीं टाइम दे पाएगी, उन्होंने क्या दिया सर कि डू इट योरसेल्फ। शिट, वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट यू, बहुत गलत हो रहा तुम्हारे साथ, ये तो फिर नो तुम वन इज कैसे? कंसर्न सर। तो फिर केमिस्ट्री में डाउट्स नहीं आते? आते सर, कुछ गूगल से देख लेते हैं, फिर बाकी अरे छोड़ देती हूँ मैं तो। गूगल की एससी की गूगल। हम्म तो मुझे लगा तुम केमिस्ट्री पढ़ रही हो, तुमने उस दिन भी बोला कि सर हाँ वो क्या नाम है, डिचन आती है उसमें हाँ सर केमिस्ट्री में, आती तो मेरा थी। अच्छा तुम नहीं पढ़ रही सर हो। वो तो अभी तो मैं नहीं सर, कब का हो वो तो गुम हो गए थे उसमें। बेवकूफ, तो तुम्हें बोलना था ना। मुझे तो बहुत अफसोस आ रहा है अभी कि तुमने केमिस्ट्री क्लास नहीं करी और केमिस्ट्री तुम नहीं पढ़ रही हो, वेरी सैड। नहीं सर, हमने तो बिल्कुल नहीं कहा था कि वी वांट टू लीव, ये तो पता नहीं। क्या कुछ फीस का मसला आया था, क्या हुआ था? नो सर कुछ नहीं हुआ था सर, कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इट्स लाइक मैं मैरिज सेरेमनी निष्कर्ष सर के और बात मैं निष्कर्ष से बात करता हूँ आज। केस का है, प्रॉब्लम सॉल्व करो। जिसकी अच्छी बच्ची है उसका केमिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा है? ओहो।
हमारा तो फिजिक्स ईयर ओवर होने वाला है, ये चैप्टर खत्म हो गया एटम भी, इसके बाद न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 2 दिन न्यूक्लियाई में, क्योंकि न्यूक्लियाई टॉप चैप्टर बहुत इजी है, सब वही आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये वो दिस दैट जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यस सर। और इसके बाद सेमीकंडक्टर, बस सेमीकंडक्टर आपका खत्म। यानी मुझे लगता है कि 1 वीक और चलेगा क्लास, फिर खत्म, फिर तो कॉन्टैक्ट्स भी खत्म नो सर फिर हैं। सो सैड। चलो नोट करो, देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फिर भी बेटा तुम एक काम करो, अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी एकदम प्रॉपर करो, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी। टारगेट रखो कि कम से कम 80 नंबर तो हर पेपर में आ ही जाए, इतना टारगेट रखो कि 80 नंबर तो आ ही जाए। और इस बार वैसे भी 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इस बार तो तुमको और अपॉर्चुनिटी अच्छी है मार्क्स लाने की, और पेपर भी इजियर होगा, बिलीव मी। थोड़ा सा अच्छे से बेटा पढ़ाई कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे केमिस्ट्री टाइम बेटा ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ना आपको जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। एक बार आपने 12th का एग्जाम दिया तो फिर खत्म, चाहे 60 नंबर है या 80 नंबर है, 100 नंबर है, खत्म। सर केमिस्ट्री मैंने एक सीनियर से पूछा था सर कैसे करूँ करके, क्या बोला? चंडीगढ़ एक सीनियर थी ना सर, क्या तो बोला? केमिस्ट्री सर केमिस्ट्री। हाँ तो उन्होंने क्या बोला ये बताओ। हाँ अच्छा ओके। उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने तो सर अपने केमिस्ट्री टीचर के नोट से किया था सर, जो मेरे पास है नहीं नोट्स तो, बट फिर उन्होंने कहा कि ओसवाल की बुक ले लो केमिस्ट्री के लिए, सैंपल ओसवाल की? सैंपल का। फिर और कह रहे थे कि यूट्यूब पे सैंपल की पहले ऐसी, सैंपल का क्या बुक करोगी तुम, हजार डालोगी क्या सैंपल का? सैंपल के पहले साथ कॉन्सेप्ट मतलब भी तो सॉरी पढ़ना हाँ है। प्रीवियस ईयर्स के वो क्वेश्चंस करते जाओ बोला सर। और फिर कह रहे थे कि यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो देख लेना करके, फिर मैं 1 शॉट तो 1 शॉट वीडियो देख लिया? 1 शॉट देख लिया? हाँ सर। यस सर। सारे चैप्टर के? नो सर सारे कौन सर, 3-4 के देखे सर। ऐसा बड़ा मसला है, मुझे पता ही नहीं था। शिट। चलो अब क्या कर सकते हैं, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अगर कोई नोट्स का इंतजाम होता है तो मैं तुम्हें नोट्स दिलवा देता हूँ, नहीं तो फिर मैं निष्कर्ष को बोलता हूँ कि क्लास के लिए करवा दे कुछ, और इन केस नहीं होता है तो फिर देखता हूँ व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बट इट्स रियली सैड। मुझे बड़ा अफसोस आ रहा है तुम्हारे ऊपर आज, हंसी भी आ रही है, अफसोस भी आ रहा है। तुम हंसी इसलिए आ रही है कि तुमने बताया नहीं, अफसोस इसलिए कि इस टाइम काफी निकल गया। चलो एनीवेज तैयारी करो, पढ़ाई करते रहो। बायो भी वैसे ही नोट्स बना के पढ़ती हो, कैसे पढ़ती हो? यस सर एनसीईआरटी से पढ़ के नोट्स अपना बनाते हैं। अपना शेड्यूल बना लिया? यस सर वो रोज का अलग अलग होता है सर, आप जो तो बोलते मतलब हो एक पेपर पे कैसे बनाया, स्ट्रक्चर किया होगा ना पेपर पे? डायरी पे। यस सर कि हाँ आज ये डायरी पे। टॉपिक करना है, ये फिर ये करना है करके। अच्छा डेली का अलग टारगेट सेट करते हो? यस सर। वो टारगेट कंप्लीट होता है? कभी कभी होता है सर। अबे ये क्यों, ये गलत बात है ना। यस सर। यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्च, और इसके बाद फिर अप्रैल, बस 1 महीना है। यस सर। ये गलत है बेटा, रियली सैड। तुम खुद भी नहीं करती हो प्रैक्टिस, एक तो तुम्हारे साथ गलत हो, तुम खुद भी नहीं करती हो, प्रॉब्लम ये भी तो है। जो फिजिक्स तुम्हारे साथ हो रहा है वो तो कम से कम तुम्हारा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वो भी तुम्हारा प्रिपेयर्ड नहीं है। नहीं सर वो तो कर रही हूँ सर। कहाँ कर रही हो फिजिक्स, कर रही हो? यस सर हाँ पक्की कर बात रही है। हूँ ना। यस सर। क्वेश्चन पूछूं? सर पूछो मत ना सर फिर। तो करने का क्या मतलब है? अच्छा मतलब सैड कर सैड रही सैड। क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट करो प्लीज, पढ़ाई करिए,
क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, एमपीजी के पेपर से सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी आप 80 नंबर पे पहुंचेंगे एटलीस्ट। बात मान लो मेरी, नहीं तो फिर बाद में तुम मेरी बात को सोचकर बहुत दुखी होगी, है ना? नहीं, बात मान लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एमपीजी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आई एम ऑलवेज इन कंसल्ट, हमसे कभी भी पूछ लो, किसी वक्त भी। मैं रात को 3 बजे तक जगा होता हूँ, सुबह को 10 बजे के बाद से जगा होता हूँ, दिन भर सोता नहीं हूँ, मतलब काम में ही रहता हूँ। तो जिस वक्त भी तुम पूछोगे, जब मैं फ्री टाइम मिलेगा मेरे को, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा। तो ये है ना? बट एटलीस्ट उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे जब डाउट्स आएंगे तो पूछो किसी वक्त भी। तुम्हें अगर कभी और टाइम पे क्लास की भी जरूरत पड़ेगी, सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही, ये टॉपिक पढ़ना दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारी क्लास शेड्यूल कर दूंगा किसी भी और टाइम पे, दिन में, सुबह में, जब तुम बोलोगे तब। इतना मैं कर सकता हूँ। व्हेनेवर यू रिक्वायर, जब भी तुमको डाउट करना होगा, जब भी तुम्हें कुछ पूछना होगा, ये तब मैं तब भी बोल रहा हूँ जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब भी। ओके सर, थैंक यू कभी भी सो तुमको मच किसी टॉपिक में डाउट आएगा, क्वेश्चन में डाउट आएगा,